हेलो एवरीवन। जेई मेंस 2021 का पहला यानी कि फरवरी का अटेम्प्ट समाप्त हो चुका है। उम्मीद है आप सब ने बहुत बेहतर किया होगा अपनी क्षमता के अनुसार। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हर एक बच्चे के मन में चल रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका जवाब उनको अगर पता चल जाए तो डेफिनेटली वो आगे की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कई बच्चों के दिमाग में ये है कि इतने मार्क्स बन रहे हैं, उनको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कहाँ वो जाएंगे, कौन सी ब्रांच मिल सकती है, क्या उनको आगे अटेम्प्ट देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, और अगर देने चाहिए तो किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन सी गलतियाँ उनसे हो चुकी हैं जिनको वो दोहराएंगे नहीं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि अभी के मार्क्स के अकॉर्डिंगली कि आपको कितने परसेंटाइल आपको मिलेंगे, आपकी रैंक क्या होगी और कौन सी एनआईटी आपको मिलने की उम्मीद है। तो इन सारी बातों का जवाब इस वीडियो में है हमारे पास, और देखेंगे कि आगे हम कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग अपनी हेल्थ की। हेल्थ का मतलब है कि अभी हमारी जो पहला जी अटेम्प्ट था उसके बाद हमने कैसा परफॉर्म किया है, किस तरह से हमारी रैंकिंग होगी। तो चलो जल्दी से पहले ये समझते हैं कि किस मार्क्स पे कौन सी रैंक मिलने की उम्मीद है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्कोर, और स्कोर के अकॉर्डिंग आपका परसेंटाइल क्या बनेगा और फिर आपको कौन सी रैंक मिलने की उम्मीद है और आपके एक्सपेक्टेशंस क्या होने चाहिए। सबसे पहले बात करें, अगर आपके मार्क्स 80 के आसपास बनते हैं तो डेफिनेटली आपका परसेंटाइल जो होगा वो 90 होगा, और उस केस में आपकी जो रैंक बनती है वो 1 लाख के आसपास बनती है। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंटली जान लें कि परसेंटाइल और परसेंटेज में बिल्कुल फ़र्क है। परसेंटाइल का मतलब परसेंटेज नहीं है। 90 परसेंटाइल का मीनिंग ये है कि आप 90% बच्चों से आगे हैं, या ये बोल सकते हैं कि आप टॉप 10% बच्चों के साथ हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 90 परसेंटाइल पे हैं और 10 लाख बच्चों ने अगर एग्ज़ाम दिया है तो आपकी रैंक लगभग 1 लाख के आसपास है। यहाँ पे डेफिनेटली आपको एनआईटीज़ में कोई अच्छी ब्रांच या कोई कोर ब्रांच वगैरह तो डेफिनेटली नहीं मिल सकती है, लेकिन हाँ, यू आर एलिजिबल फॉर जेई एडवांस। तो इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 100 और 110 के बीच में लगभग बनते हैं तो आप 96 परसेंटाइल पे आप लैंड अप करोगे, और उसके अकॉर्डिंगली यू विल बी गेटिंग द रैंक ऑफ ऑलमोस्ट 35,000, और इस रैंक पे आपको लोअर एनआईटीज़ में कोर ब्रांच मिलने की उम्मीद है। अगेन आपके अगर एक मार्क्स बनते हैं 110 से 120 के बीच में तो 97 परसेंटाइल पे आप पहुंचोगे और आपकी रैंक होगी लगभग 25,000, और इस रैंक पे आपको मिड एनआईटी से जो मिडिल ऑर्डर में आती हैं और लोअर एनआईटीज़ में डेफिनेटली कोर ब्रांच मिलने की उम्मीद है। कोर ब्रांच में यहाँ पे बोलने का मतलब ये है जो कि बेसिक ब्रांच पहले से आईआईटीज़ में रही हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इस तरह की ब्रांचेस डेफिनेटली आपको मिलेंगी। आगे अगर हम बात करें 120 और 145 यानी कि 145 मार्क्स तक 98 परसेंटाइल पे होंगे आप, और 20,000 के आसपास आपकी रैंक होगी, और इस रैंक पे आपको कोर ब्रांचेस डेफिनेटली अच्छी है एनआईटीज़ में मिलेंगी। बट अगेन यहाँ पे टॉप एनआईटीज़ में थोड़ी सी उम्मीद कम है जहाँ पे आपको कोर ब्रांचेस भी मिल सकती हैं। आगे हम चलें, अगर आपके मार्क्स थोड़े और बढ़ते हैं यानी कि 145 और 160 के बीच में हैं तो आपका परसेंटाइल होगा लगभग 98.5, आपकी रैंक 15,000 के आसपास होने वाली है, और इस केस में आपको टॉप एनआईटीज़ में डेफिनेटली कोर ब्रांच मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे अगर हम दो कैटेगरीज और देखें तो 99 परसेंटाइल आपको मिलने वाले हैं 160 और 180 नंबर के बीच में, जहाँ पे रैंक आपकी होगी 10,000, और यहाँ पे आपको कोई भी अच्छी एनआईटी में डेफिनेटली कोई भी ब्रांच मिल सकती है, ऑल्दो नॉट इन द टॉप एनआईटीज़ की बात हम करें। सो यू विल गेट ऑल ब्रांचेज इन ऑल द गुड एनआईटीज़। और फाइनली अगर हम थोड़े मार्क्स और बढ़ाते हैं यानी कि अगर हम 200 के करीब पहुंचते हैं यहाँ पे, तो 180 और 210 मार्क्स के बीच हैं हमारे अगर, तो हम 99.5 परसेंटाइल पे पहुंचेंगे, और यहाँ पे रैंक जो हमारी होगी वो लगभग 3,000 के आसपास होगी।
और इस केस में आपको टॉप एनआईटीज़ में लगभग हर एक ब्रांच मिल सकती है। एंड फाइनली बियॉन्ड 210 हम 99.8 परसेंटाइल पे पहुंच सकते हैं, और उस केस में डेफिनेटली आपको किसी भी टॉप एनआईटी में कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच भी आपको मिल सकती है। तो उस केस में देयर इज़ नो स्टॉपिंग एंड यू विल गेट एवरीथिंग यू वांट। तो इस तरह का ये एनालिसिस है, जो कि एक रफ़ एनालिसिस है। डेफिनेटली ये पास्ट ईयर्स और इस साल के पेपर्स को देख के बनाया गया है। तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत प्लस माइनस सोच सकते हैं। तो ये अभी हमारा हेल्थ स्टेटस है। तो इन सारे स्टेटस को डेफिनेटली पहली बात है कि पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। अगर आपकी उम्मीद के अकॉर्डिंगली आपको रैंक नहीं मिल रही है तो सबसे पहले ये कन्फ्यूज़न दूर करना है कि परसेंटाइल इज़ वेरी डिफरेंट। परसेंटाइल 90 परसेंटाइल के ऊपर सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हमारे परसेंटाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन डेफिनेटली 90 परसेंटाइल का मतलब है कि आप टॉप 1 लाख के बच्चों में हो। और अगर हम अच्छी सीट्स की बात करें या एनआईटीज़ के सीट्स की बात करें तो लगभग आप मैक्सिमम अगर समझेंगे तो लगभग 40-50 हज़ार सीट्स होती हैं। और जितने ज़्यादा मार्क्स बढ़ेंगे हमें उतनी अच्छी, बिकॉज सिर्फ एनआईटी का अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, आपको मनचाही ब्रांच भी मिलनी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कि आगे हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से हम पढ़ाई करें ताकि हमारे मार्क्स कम से कम अगले 10-15 दिन में हम 40 से 50 मार्क्स ईज़िली बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि कौन से डूज़ एंड डोंट्स होने चाहिए जो कि इस एग्ज़ाम के दौरान हमने किए या हमें नहीं करने चाहिए, वो हम सारी बातों को यहाँ पे लेके आए हैं। तो चलो बात करते हैं रोड मैप का, हमारा क्या होने चाहिए आगे। जिन बच्चों के 99 परसेंटाइल हैं या उनसे ऊपर हैं उनको क्या करना चाहिए, उनकी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि उनको अगर उनके मार्क्स 200 के आसपास हैं तो डेफिनेटली वो चाहेंगे कि उनके मार्क्स 250 से ऊपर हों। तो जो अगला अटेम्प्ट है, जो मार्च वाला अटेम्प्ट है, जिसमें कि बहुत कम दिन बचे हुए हैं, 15 दिन बचे हुए हैं, ये उनका एक लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए और उनके बाद उनको एडवांस प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। लेकिन जिन बच्चों के मार्क्स 250 के ऊपर हैं उनको स्ट्रेट अवे एडवांस की तैयारी के लिए लग जाना चाहिए। जो जेई मेंस वाला मार्च वाला अटेम्प्ट है उसमें सिर्फ 4-5 दिन डिवोट करने चाहिए ताकि वो मेंस को दोबारा अच्छे से दे पाएँ। एक मेंस का पैटर्न दोबारा उनको समझ में आ जाना चाहिए, कुछ टेस्ट उनको दोबारा से देने चाहिए और उसके बाद उनको पूरी तरह से एडवांस के लिए लग जाना चाहिए। So in short, they have to focus on the JEE Advanced. They have to devote only 4 to 5 days before JEE Mains March attempt. Treat this attempt as the last attempt. इसको आप लास्ट अटैम्प्ट की तरह लें और पूरा फोकस आपका एडवांस की तरफ होना चाहिए। एडवांस के पैटर्न, उसके टेस्ट और उनको लगातार अभी से करते रहें जब तक आपका बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक नहीं आने वाला है। और उसके अलावा आपके 2 अगले जो अटैम्प्ट हैं उनको आप डेफिनेटली स्किप कर सकते हैं। सो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी, द राइट स्ट्रैटेजी फॉर द 99 परसेंटाइल एंड अबव इट। इसके बाद हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के जिनके परसेंटाइल जो हैं वो 90 और 98, 99 तक हैं, उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले ऐसे बच्चों को ये बात समझनी होगी कि उन्होंने बिल्कुल बुरा नहीं किया है, अभी अपने एक्सपीरियंस को आगे लेके चलना है। सबसे पहले आप अपने पेपर का एनालिसिस करें जो आपने दिया है और उसमें 3 कैटेगरीज़ के क्वेश्चंस में डिवाइड कर दें। वो क्वेश्चंस जो आपने सही किए हैं, वो क्वेश्चंस जो आपके रॉन्ग हुए हैं, और थर्ड वो क्वेश्चन जो आपके अनअटेम्प्टेड हैं। तो अगर राइट क्वेश्चंस की बात करें, डेफिनेटली उनका वो स्ट्रॉन्ग एरिया है, उसको पकड़ के रखना है, उसकी लगातार टेस्टिंग करते रहनी है। लेकिन जो रॉन्ग वाला एरिया है ये सबसे ट्रबल पार्ट है। ये ऐसा पार्ट है जो कि आप जानते थे लेकिन किसी न किसी कारण से आपका वो पार्ट रॉन्ग हो गया। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें उस टॉपिक की पूरी तरह से एक बार दोबारा डेप्थ गेन करनी है। कौन सी चीज़ें हैं जो आप स्किप कर पाए, और इसके बाद फाइनली हम अनअटेम्प्टेड वाले पार्ट्स पे जाएंगे, उन टॉपिक्स पे जाएंगे जो शायद थोड़े से एफर्ट के बाद हम उनको स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा मैं कि मैथ्स में अगर हम बात करें तो कुछ टॉपिक्स हमारे ऐसे हैं जो हमारे वीक रह गए लेकिन वो स्कोरिंग थे, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, 3D है,
इसके अलावा बायनोमियल का क्वेश्चन बहुत इजी आता है। आप मैट्रिसेस का क्वेश्चन देखेंगे वो इजी आता है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन इजी आता है। तो इन टॉपिक्स पे आप एक बार दोबारा अगर स्ट्रेटजाइज करें तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी स्कोरिंग अच्छी खासी होने वाली है। इसी तरह अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हैं। अगर इन चैप्टर्स को अगर हम थॉरली पढ़ें, अगर उन पे वर्क करें, फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वेरी इंपॉर्टेंट, मेटलर्जी, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, अगर आप देखेंगे तो इनके क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से आए हैं, प्लस कुछ ऐसे टॉपिक फिज़िकल केमिस्ट्री से जो कि सॉल्यूशंस जैसे टॉपिक हैं जिन पे क्वेश्चन इजी बनता है। उन टॉपिक्स पे अगर आप दोबारा वर्क करेंगे तो आपके 7-8 क्वेश्चन अच्छे से और हो सकते हैं और आपकी स्कोरिंग अच्छी खासी हो सकती है। फिज़िक्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स जैसे चैप्टर्स हम नहीं छोड़ सकते, कम्युनिकेशन नहीं छोड़ सकते। मॉडर्न फिज़िक्स डेफिनेटली एक अच्छा एरिया है जहाँ पे आपकी स्कोरिंग अच्छी हो सकती है। ऑप्टिक्स को भी बहुत प्रोमिनेंटली करिए। वेव्स में डॉपलर इफेक्ट, बीट, स्टैंडिंग वेव जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे अगर हम काम करते हैं तो हमारी स्कोरिंग अच्छी खासी होगी। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वहाँ भी स्कोरिंग अच्छी हो सकती है। फिज़िक्स में जनरली ट्रेंड है स्टूडेंट का कि वो मैकेनिक्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन वो एक बड़ा एरिया है, वास्ट एरिया है जहाँ पे इस समय पे काम करना समझदारी नहीं है। हाँ, अगर आपने पहले काम किया है तो थोड़ा सा उसको आप रिफ़ाइन करके और अच्छा बना सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो इन टॉपिक्स पे वर्क करिए। ये आपके वीक एरियाज़ हैं या ऐसे एरियाज़ हैं जो कि आपको ज़्यादा मार्क्स देने वाले हैं, जहाँ पे स्कोरिंग ज़्यादा है, जो कि हमने देखा है कि इन टॉपिक्स पे आपका अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हैं। और मैथ्स में एक और मैं टॉपिक ऐड करना चाहूँगा, रीजनिंग अगर आपने छोड़ा है। रीजनिंग एक स्कोरिंग टॉपिक है, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ था, याद नहीं है, थोड़ा सा और रिफाइन करके पुराने क्वेश्चंस को देखें, आप देखिए बहुत ईजिली आप उसको कर सकते हैं। स्टैट्स जैसा टॉपिक भी छूटने वाला नहीं है, उसको भी आप डेफिनेटली वर्कआउट कर सकते हैं उस पर। जो नेक्स्ट बात मैं यहाँ पे कहूँगा, मैंने लिखा है डोंट हैव ईगो प्रॉब्लम विथ एनी प्रॉब्लम, राइट। बिकॉज हम जनरली क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स अटैम्प्ट करते हैं, वहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट होता है और फाइनली हम दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं, तब तक हमारा दिमाग इतना डिस्टर्ब हो चुका होता है, हमें लगता है हमारा टाइम किल हो चुका है। तो किसी भी क्वेश्चन को आप 2 से ज़्यादा बार अटैम्प्ट ना करें। हो सकता है कि पहले आपने किया हो लेकिन इस समय पे शायद वो नहीं हो पा रहा है, बिकॉज़ उस पैनिक मोड में शायद वो आपसे कुछ सिली मिस्टेक हो रहा है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, तो जिसके कारण आपके प्रॉब्लम्स नहीं हो पा रहे हैं। सो प्लीज़ टेक केयर कि आप इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें। और उसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें यहाँ पे, एंड दैट पॉइंट इज़ डोंट हैव अ प्री डिटरमाइंड माइंडसेट। एक प्री डिटरमाइंड माइंडसेट से अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस होती है। आप सोचते हैं कि आपका कैलकुलस अच्छा है और आप कैलकुलस सारी कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ गए और वहाँ पे आप स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली उसको छोड़ना बेहतर है। या यूँ भी होता है कि अगर मेरा परमुटेशन वीक है, लेकिन अगर उसका आप देखेंगे कि क्वेश्चन बहुत इजी आया है, तो डेफिनेटली वो अटैम्प्ट करने वाला है, उससे आप स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप अपना माइंडसेट फ्रेम कर दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन मुझे करना है, ये क्वेश्चन नहीं करना है, तो वहाँ पे हमेशा से प्रॉब्लम होती है। जब एक बैट्समैन खेलता है तो हर एक बॉल हिट करने वाली नहीं होती है, काफ़ी बॉल छोड़नी भी पड़ती हैं। 3-4 बॉल छोड़ने के बाद आप 6 मार सकते हो, लेकिन अगर आप टेम्पटेशन में आ गए, आपको हिट करना ही है, तो आप गलती कर डालते हैं। हो सकता है लगातार आपसे 3-4 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, आपके पास आपके लिए क्वेश्चन बने हुए हैं जिनको हम सिटर्स कहते हैं, जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जो आपका वेट कर रहे हैं, और सिर्फ आपको उनको ध्यान से उन तक पहुंचने की ज़रूरत है, उनको देखने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ हमेशा आप ध्यान में रखें पेपर करते समय। नेक्स्ट इज़ रीड द क्वेश्चन केयरफुली। कई बार हम क्वेश्चन को गलत समझ लेते हैं, हम एक्चुअली पूरी तरह से क्वेश्चन समझते नहीं और बिना उसके अटेम्प्ट करने लगते हैं। आपको बताऊं कि मैक्सिमम टाइम हमारा इस समय पे वेस्ट होता है जब हम क्वेश्चन को बिना समझे अटेम्प्ट करते हैं, आधा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो सारे बच्चों का अगर हम एवरेज
परफॉर्मिंग टाइम देखें तो शायद वो 1.5 घंटे से भी कम है। 1 घंटे से ज़्यादा टाइम आप आधे क्वेश्चंस करने में वेस्ट कर देते हो। तो जब तक क्वेश्चन केयरफुली आपको समझ में नहीं आया है प्रॉपरली, आपको उसका रोड मैप मालूम नहीं है, आपको नहीं पता है कि किस तरह से आप आंसर पे पहुंचोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, तब तक प्लीज़ 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 डोंट अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। आपके दूसरे क्वेश्चंस हैं जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, उन पे जाइए जो आपको नंबर दिलाने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा ये स्ट्रेटजी बिल्कुल गलत है कि मुझे अगर 30 क्वेश्चन आते हैं, मैं 30 क्वेश्चन कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरे 120 मार्क्स बन सकते हैं। लेकिन अगर मैं 60 क्वेश्चन कर रहा हूँ, 30 क्वेश्चन और गलत कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली वही मार्क्स मेरे 90 हो जाएंगे। 30 सही हुए तो 120 बने, 30 गलत हुए तो 30 और माइनस हुए, तो डेफिनेटली हम लोग 190 पे पहुँच जाते हैं। तो हर एक क्वेश्चन के लिए बिल्कुल अच्छा खासा टाइम होता है। अगर हम 29 गलत क्वेश्चन करने की जगह 5 और सही कर लेते, ध्यान से करते, तो डेफिनेटली हमारी स्कोरिंग बहुत ही हाई होने वाली है। तो ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ ये उन बच्चों के लिए भी हैं जिनके परसेंटाइल डेफिनेटली बहुत कम है, यानी कि 90 परसेंटाइल से भी कम है। उनके लिए स्ट्रेटजी साफ है, क्लियर है कि वो सिर्फ उन टॉपिक्स पे ध्यान दें जो थ्योरेटिकल है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, खासकर केमिस्ट्री के टॉपिक एनसीईआरटी से थॉरोली पढ़ेंगे आप लोग। कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, मेटलर्जी, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, आप इनसे आराम से 8-10 क्वेश्चंस आराम से इन पे स्कोर कर सकते हैं। और उन टॉपिक्स को रिजिट करिए, अच्छा करिए, जो कि आपके थोड़े बहुत पहले से बेहतर हैं। तो अभी कमिंग डेज़ में हम क्या करेंगे, हम अगले 15 दिन में, अगर हमारे पास 15 दिन पड़े हैं, तो 10 दिन में हम अपनी स्ट्रेटजी इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि हम सिर्फ 12-13 टॉपिक्स पे हिट करेंगे। और अगर हम एक टॉपिक को यहाँ से इस बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो हमें इसके पूरे लेवल तक जाना होगा। इसमें हमें 5-6 घंटे देने होंगे। होता क्या है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में आके हमें लगता है कि इतना अचीव कर लिया तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है और हमारा छूट जाता है। यानी कि इतनी की हुई मेहनत भी आपकी बर्बाद हो जाती है अगर आपने थॉरली पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा है। तो कोई भी टॉपिक पढ़ें, अब उसको सुपरफिशियली नहीं पढ़ना है, उसको पूरी तरह से पढ़ना है, ताकि वो शॉर्ट आपके 4 नंबर हो जाएं। तो जिन टॉपिक्स पे हमने अभी बात की है, अगर आपके अच्छे हैं ये वाले टॉपिक्स जिनकी बात हमने की, तो आप कुछ और टॉपिक्स पे जा सकते हैं, दूसरे टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट कीप इन माइंड कि आपको टेस्ट देते रहना है, लगातार टेस्ट देते रहना है, ताकि जो आपकी स्ट्रेंथ वाली एरिया है, जो आपकी अच्छी एरिया है, उस पे आपका वीकनेस ना आ जाए। बिकॉज उस पर अगर क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा आ गया तो हो सकता है उस समय पे ना हो। तो इसलिए उन टॉपिक्स को जो आपके अच्छे हैं, जिन्होंने आपको स्कोर दिलवाया है, उसको भी आप लोग थॉरली करते रहेंगे और बिल्कुल भी पैनिक ना करें। द टाइम अभी भी पूरा है। आपको बता दूं कि पिछले साल कुछ बच्चे इतने कम परसेंटाइल पे थे, फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद उनके 4-5 परसेंटाइल थे। और मैं जानता हूँ एक ऐसे बच्चे को जो सेकंड अटैम्प्ट में 4 परसेंटाइल से 97 परसेंटाइल तक पहुँच गया। तो उसने अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ किया, अपनी सारी स्ट्रेटजी बनाई। उसने ऐसा एम नहीं बनाया कि उसको सब कुछ करना है, सारे क्वेश्चंस करने हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको ये बता दें कि आप इन फिगर्स को देख चुके हैं, तो आप सोचिए कि 100 मार्क्स, 300 में से 100 मार्क्स लाने वाले बच्चे सिर्फ 50,000 हैं, उससे भी कम है। तो 100 मार्क्स लाना एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 25 क्वेश्चन हमें सही करने होते हैं 100 मार्क्स लाने के लिए। तो 100 मार्क्स तो डेफिनेटली हम सब ला सकते हैं। और अगर इन दिनों को हम अच्छे से यूज़ करें, अगर हमारी मैथ्स कमज़ोर है तो मैथ्स के छोटे छोटे टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं उन पे आप वर्क कर सकते हो। वो आपको, अगर आपकी 12th अच्छी है तो 12th के टॉपिक्स पे थोड़ा सा और वर्क कर लीजिए। मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट और उसके अलावा वेक्टर 3D डेफिनेटली एक स्कोरिंग टॉपिक है, उस पे आप काम कर सकते हैं। केमिस्ट्री के लास्ट टॉपिक्स पे काम कर सकते हैं जो थ्योरेटिकल है। फिज़िक्स के भी लास्ट टॉपिक्स जो हैं आपके मॉडर्न फिज़िक्स, सेमीकंडक्टर्स, इस टाइप के टॉपिक्स पे अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो बहुत ही बेहतर होने वाला है।
तो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, हैव द पॉजिटिव एटीट्यूड, और भगवान आपके साथ है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो सारी, और बिल्कुल पास्ट वाले बैगेज को ना कैरी करें। पास्ट में जो हुआ, जो भी परफॉर्म किया, उस एक्सपीरियंस को डेफिनेटली आगे लेके चलना है कि उससे आपने सीखा क्या, उन गलतियों पे आपको सही करना है, और डेफिनेटली आपकी जीत होने वाली है। एंड लास्टली आई वांट टू से कि लास्ट मिनट स्ट्रेटजी बिल्कुल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आपने सोचा कि मुझे केमिस्ट्री पहले करनी है और आप कुछ क्वेश्चंस में पैनिक हो जाते हो, आप सब्जेक्ट चेंज कर देते हो। ऐसा नहीं करना है। आप अगर केमिस्ट्री आपको पता है कि आपकी अच्छी है, आपने पढ़ी है, तो उसके डेफिनेटली आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस तक तो एटलीस्ट पहले आप देख लें। बिकॉज हो सकता है शुरू में आपके पास कुछ टफ क्वेश्चंस आ गए हों, लेकिन लास्ट में आप जाते जाते आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो 2-4 क्वेश्चंस अगर छोड़ के भी आगे बढ़ते हैं तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि उसके बाद आपका काम और बेहतर होने वाला है। तो विद दिस होप आपने अपने मिस्टेक्स को करेक्ट करेंगे। हर दिन एक नया होता है। अगर पिछला वाला पेपर आज फिर दोबारा हो जाए तो आपका स्कोर बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, सारे बच्चों का डिफरेंट होगा। तो उस दिन को, आने वाले दिन के लिए सोचिए और उसके बारे में तैयारी करिए और बिल्कुल डिवोटेड होके काम करिए। कोई भी चीज़ अच्छी अगर होनी है तो उसके लिए टाइम लगता है, वक्त लगता है। एक टॉपिक को आप पूरी तरह से डिवोटेड होके काम करें विदाउट एनी सेकंड थॉट, और अपने आप को बीच बीच में एंटरटेन भी करते रहें, और कोई भी एफ़र्ट आपका वेस्ट नहीं जाने वाला है। छोटी छोटी बातें देखें। बहुत अंदर से भी क्वेश्चंस आए हैं, छोटे छोटे स्टेटमेंट से क्वेश्चन आए हैं, तो अगर प्रॉपरली रीडिंग होगी तो डेफिनेटली आप वहाँ पे हिट कर सकते हैं। सो विद दीज वर्ड्स वील बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो एज वेल, एंड ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड आई होप यू विल बी गेनिंग समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सब बहुत अच्छा करेंगे, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।